Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे नींदों में हो गया? पहले ही दिन, पहली ही क्लास है। चलो, तुम्हें मेरा तो पता ही है। डीबीएमएस भी पढ़ाया था मैंने तुम्हें, तो ऐसे इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत होगी नहीं मेरी तरफ से। हमारे तो ऑफलाइन क्लासेस भी लगी हुई हैं। हमने लैब्स भी करी थी डीबीएमएस की। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे मुझे जानते भी हैं। अब जो मैं तुम्हारा सब्जेक्ट लेने वाली हूँ वो है तुम्हारा सैड,
सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, पता ही चल गया होगा नाम से, और टाइम टेबल में भी देख ही लिया होगा। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि सैड है क्या, क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं और तुम्हें ये क्यों पढ़ना है। वैसे तो पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बट तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप कभी कंपनी में आगे काम करते हो तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ें ज़रूरी होंगी, क्योंकि आप कुछ भी डिज़ाइन करोगे, कुछ भी एनालिसिस करोगे, तो वो आपका सैड है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो आप कैसे चीज़ों को एनालाइज करोगे, कैसे आप उसकी डिज़ाइनिंग करोगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो अगर किसी को एक घर बनाना है, एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि अगर किसी को कोई भी घर बनाना है तो उस घर बनाने के लिए आपको इनिशियली क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, कैसे आप काम स्टार्ट करोगे और कैसे आप एंड तक उस काम को लेके जाओगे। तो सेम विद योर सिस्टम, जब भी आप किसी कंपनी में कोई भी काम करते हो और आप कुछ भी डिज़ाइनिंग एनालिसिस करते हो तो आपको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। वैसे ही सब्जेक्ट कंप्यूटर्स का है, क्योंकि एज यू आर अवेयर कि मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर हूँ, तो जो भी तुम्हारे लिए सब्जेक्ट्स आते हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर, तो वो मैं तुम्हारे लिए लेती हूँ। तो अब इसमें जो है, अगर मैं बात करूँ साइड का, बेशक ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, पर तुम्हारे लिए जैसे मैंने अभी बताया कि आप कुछ भी डिज़ाइनिंग करोगे, एनालिसिस करोगे, किसी भी कंपनी में कुछ भी काम करोगे, तो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही इसको मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊंगी। लाइक जैसे मैंने अभी बताया था कि घर वाला एग्जाम्पल है, घर बनाना है तो कैसे काम करना है, तो ऐसे ही सारे एग्जाम्पल के साथ आप करेंगे। बहुत छोटा सा सिलेबस है, अगर सीरियसली सिर्फ सिलेबस ही कराना है तो 10 दिन में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो नहीं करना, हमें समझ के करनी है चीज़ें। और इस तरीके अगर आप मेरी सुनोगे ना, सिर्फ मैं पता है कि मैं आधे घंटे की क्लास लेती हूँ, आप ज़्यादा क्लास लेती नहीं हूँ, तो जितनी भी आप सुनोगे मेरे बारे में, मतलब जो भी मैं पढ़ाऊँगी उससे रिलेटेड जो भी आप सुनोगे ना, आपको उसी टाइम पे याद हो जाएगा, अगर आप सुनते हो तो। अगर सिर्फ ऑन करके छोड़ना है तो फिर तो मर्जी है आपकी, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा सा सिलेबस का इंट्रोडक्शन, देन एक आधा टॉपिक जो है बेसिक सा वो करेंगे। तो ये है हमारा सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का सिलेबस। ठीक है, और ये आपकी कोड है जो आपका बीवी जनरल 602 आपका सब्जेक्ट कोड है। एज़ यूजुअल 4 यूनिट होती हैं, ठीक है, पता ही है। बुक की बात करूँ, वैसे तो मैं नोट्स तो देऊँगी ही, सारे जो भी साइड के नोट्स होंगे, जैसे लास्ट टाइम डीवीएमएस के एक गूगल क्लासरूम बना दिए, उसका लिंक शेयर कर दूँगी। आपको असाइनमेंट्स उसके अंदर अपलोड करने हैं, मैं भी असाइनमेंट उसके अंदर अपलोड करूँगी, आप सबमिट कर देना। और जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो सारे गूगल क्लासरूम पर, रिकॉर्डिंग्स जो भी होगी वो सारी गूगल क्लासरूम पर मैं शेयर कर दूँगी। एक एक और चीज़ जो मुझे बतानी है वो, लाइक आपको पता ही है कि जब इंटरनल्स लगते हैं तो वो किस बेसिस पे लगते हैं। आपके वही होता है कि आपके 50 नंबर एमसीक्यू के होते हैं, उसके बाद आपके 15 नंबर असाइनमेंट के होते हैं और 10 नंबर आपके अटेंडेंस के होते हैं, तो टोटल 75 मार्क्स के इंटरनल्स होते हैं। तो उसमें आप बस यही ध्यान रखना कि अपने सारे एमसीक्यू आप दे दो और आप सारे असाइनमेंट सबमिट कर दो, और अटेंडेंस का तो आपको पता है जितनी आप लगाओगे उसके बेसिस पे ही नंबर लगेंगे। तो अपने इंटरनल्स जैसे पहले भी बताया हुआ, आपके इंटरनल्स आपके हाथ में है टोटली। मैं एक बार फिर से चैट बॉक्स में ही मेंशन कर देती हूँ। 50 आपके एमसीक्यू के, आपके 6 एमसीक्यू होंगे, आपको पता ही है, जिसमें से आपके बेस्ट 5 लगेंगे। तो वो टोटली आपके हाथ में है। अगर आपके 10-10 नंबर आएंगे तो सीधे सीधे 50 नंबर आपके यहीं बन जाते हैं, और आपको भी पता है कि सब चीटिंग करके ही करते हैं। बट फिर भी आपको ये भी पता है कि जब भी मैं एमसीक्यू लेती हूँ तो उस दिन मैं सुबह रिवीजन कराती हूँ रिलेटेड टू एमसीक्यूज ओनली। तो अगर आप उस दिन भी मेरे को 5-10 मिनट सुन लेते हो ना, तो आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। बट तुम्हें करना चीटिंग से ही है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, 50 एमसीक्यू के नंबर हैं, 6 एमसीक्यूज होंगे जिसमें आपके बेस्ट 5 लगेंगे। देन आपके 15 असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं। आपके 4 असाइनमेंट्स होते हैं यूनिट वाइज, आपको पता ही है। एंड देन आपके 10 होते हैं अटेंडेंस के मार्क्स। तो टोटल 75 में से मार्क्स लगते हैं जो आपके इंटरनल्स मार्क्स लगते हैं। तो टोटली मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, पहले ही बता चुकी हूँ। जितने नंबर आएंगे एमसीक्यू में, जितने असाइनमेंट दोगे, जैसे असाइनमेंट दोगे, ये मत सोचना कि मैम ने 4 क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें से कोई भी आप अटेम्प्ट कर लोगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसा असाइनमेंट दोगे, मैं अपनी तरफ से नंबर कम नहीं लगाती हूँ,
बट फिर भी ऐसा काम चलाओ सा असाइनमेंट मत देना, 2-2 पेज का असाइनमेंट बना के दे देते हैं, 4-4 5-5 लाइनें लिख के क्वेश्चन की ख़त्म। तो उसके हिसाब से नंबर लगेंगे, बच्चों के 10-10 नंबर भी लगते हैं असाइनमेंट्स में। ठीक है, एमसीक्यूज़ के तो टोटली आपके हाथ में है, जो आएंगे एग्जैक्ट वही लगेंगे। अटेंडेंस टोटली आपके हाथ में, जितनी आप अटेंड करोगे क्लासेस उतने लगेंगे। और ये मुझे भी पता है कोई ये चीज़ें नहीं सुनता, क्लास लगाता है सिर्फ अटेंडेंस के लिए। तो एटलीस्ट जब लगा रहे हो तो अटेंडेंस तो अपनी पूरी कर लेना। सिलेबस से तो तुम्हें कोई लेना देना है नहीं, पढ़ने से तुम्हें कोई लेना देना होता नहीं है, करना तुम्हें एंड में वही है जो तुम्हें करना है। तो ठीक है, अपने एटलीस्ट इंटरनल्स तो पूरे कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं अब सिलेबस का। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, कुछ तो बताओ, जवाब तो दो, स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. बात करते हैं फर्स्ट सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग। फर्स्ट यूनिट जो है वो पूरा इंट्रोडक्शन है कि क्या सिस्टम एनालिसिस एंड क्या डिज़ाइन होता है, सिस्टम क्या है, व्हाट इज सिस्टम। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सिस्टम होता क्या है, तभी उसको एनालाइज और डिज़ाइन करोगे। तो सिस्टम क्या है, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप कैसे बोल सकते हो कि एक सिस्टम है। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है, कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो या एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। क्लासिफिकेशंस, कि कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। देन आता है हमारे पास एसडीएलसी, जो होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। केस टूल्स, क्या क्या टूल्स होते हैं एनालिसिस के लिए, क्योंकि मैंने बोला है एनालाइज करना है, तो जो एनालिस्ट होता है, जो एनालिसिस करता है, उसके क्या टूल का यूज़ कर सकता है, किसके थ्रू एनालिसिस कर सकता है, और सिस्टम एनालिस्ट का रोल क्या होता है। सिस्टम एनालिस्ट के बारे में आपने सुना होगा, एक जॉब होती है जो आप कर सकते हो। अगर आपको सिस्टम के बारे में नॉलेज है, आप उसको एनालाइज कर सकते हो, तो सिस्टम एनालिस्ट की जॉब आप परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके रोल क्या क्या होते हैं, कुछ डेटा मॉडल्स हैं। ठीक है, देन आपकी आती है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है अगर कोई भी आप सिस्टम बना रहे हो, सिस्टम इज़ लाइक कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वो आपकी कंपनी के लिए कितना फिजिबल है। इकोनॉमिकली इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, इकोनॉमिकली कितना फिजिबल है, पैसे कितने चाहिए, टेक्निकली क्या चीज़ें चाहिए, ऑपरेशनली कितना फिजिबल है, वो सारा फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है। देन सेकेंड यूनिट के में आता है हमारा डिज़ाइनिंग। जैसे मैंने बताया है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग, तो फर्स्ट में थोड़ा सा एनालिसिस के बारे में होगा, इंट्रोडक्शन तो है ही, कुछ एनालिसिस के बारे में है। देन सेकंड हमारी डिज़ाइनिंग है। तो डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास फ्लो डायग्राम्स होते हैं, डीएफडी जिसको बोलते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम। ये मैंने तुम्हें वैसे डीबीएमएस में पढ़ाया हुआ है, किसी को याद होगा नहीं वैसे। फॉर्म डिज़ाइन करना, फॉर्म जो भी हम फॉर्म फीडबैक फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म की आप जो भी सर्वे वगैरह करते हो, तो स्क्रीन डिज़ाइनिंग हो गया, रिपोर्ट डिज़ाइनिंग, ये कुछ डिज़ाइनिंग्स होते हैं। स्ट्रक्चर चार्ट्स वगैरह, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस भी ऑलरेडी जब डीबीएमएस पढ़ाया है तो पता ही है, तो कुछ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो, उनके स्पेसिफिकेशन क्या है, कैसे आप उनको सेलेक्ट करोगे। पर्सोनल एस्टिमेट्स, कितने आदमी चाहिए आपको काम करने के लिए, मैन पावर कितनी चाहिए। और इनपुट आउटपुट डिज़ाइनिंग, ये जो चीज़ें आती हैं, फॉर्म डिज़ाइनिंग, स्क्रीन डिज़ाइनिंग, रिपोर्ट डिज़ाइनिंग, ये इनपुट आउटपुट डिज़ाइन के अंदर ही आती हैं। तो ये दोनों टॉपिक सिमिलर ही हैं। देन थर्ड पार्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन का। आपने एक सिस्टम लिया, एक प्रोजेक्ट लिया, देन आपने उसको डिज़ाइन किया, उसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन किया। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप क्या, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे आप उसको बनाओगे। डेटा डिक्शनरी होती है इसमें, डिसीजन टेबल्स होते हैं, डिसीजन ट्रीज होते हैं, लॉजिकल डिज़ाइन टू फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है। एंड फोर्थ यूनिट है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा से रिलेटेड, कि क्या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, मतलब सिस्टम इज़ लाइक कि एक या तो एक ही हो, एक जैसे एक प्रोजेक्ट है जो जिस पे सारे काम कर रहे हैं, या फिर सबके पास अलग अलग प्रोजेक्ट है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इज सबके पास अलग अलग है, तो उसको कैसे एवेलुएट करोगे, कैसे डिज़ाइन करोगे। रियल टाइम एनालिसिस टूल कौन कौन से हैं, और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब आप जाते हो तो वो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर आता है। तो अगर मैं ओवरऑल सिलेबस की बात करूँ ना, तो हर एक यूनिट में 4-4 5-5 टॉपिक ही हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था, अगर सिलेबस कराना ही है सिर्फ, तो 10 दिन में सिलेबस हो जाएगा, बहुत छोटा सा सिलेबस है। बट हम लोग बहुत चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को सिस्टम एनालिस्ट की जॉब करनी है तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी को नहीं भी करनी, तो जॉब तो एटलीस्ट सबको ही करनी होती है। जॉब नहीं करनी तो बिजनेस सबको करना है, कुछ तो करना ही है।
तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनिशियली आप कैसे चीज़ें शुरू करोगे। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो आज हम करेंगे सिस्टम क्या है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिस्टम। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि पहले मुझे क्लियर होना चाहिए कि सिस्टम है क्या, तभी मैं उसको एनालाइज और डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो सिस्टम पहले तो एक ग्रीक वर्ड सिस्टेमा से बना है जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन एनी सेट ऑफ कंपोनेंट टू अचीव सम कोज और ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब है, जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ। हमारा कॉलेज है, हमारे कॉलेज में हम अलग अलग पार्ट डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट मैं बनाती हूँ एडमिन वाला, दूसरा पार्ट लाइब्रेरी वाला, और तीसरा जैसे हम एंटर करते हैं सामने जहाँ पे हमारी क्लासेस लगती है टीचिंग ब्लॉक है। तो ये तीन अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास पूरा सिस्टम बनता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन या पूरा कॉलेज बनता है। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम जो है वो अलग अलग कंपोनेंट के बीच में रिलेशनशिप बताता है, उनको कंबाइन करता है किस चीज़ के लिए, ताकि आप एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। कॉलेज का क्या ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए, तो ये हमारा सिस्टम होता है। सिस्टम कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट की प्रोजेक्ट, इट्स अबाउट की ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी कॉलेज का एग्जाम्पल दिया, तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है जो भी आप डेवलप करना चाहते हो। बस आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सिस्टम होता क्या है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप होगा और एक मेन टारगेट होगा, एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। सेम यही डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। एक ऑर्डरली ग्रुपिंग है इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स की। इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स मतलब एक कंपोनेंट दूसरे पे डिपेंड करता है, वो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। उनका और मेन टारगेट क्या होता है, कुछ गोल को अचीव करना है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका मेन टारगेट जो भी है, जिस भी रीजन से वो काम कर रहे हैं, उसको अचीव करना हमारा सिस्टम के अंदर आता है। सिस्टम बनता कैसे है, क्या क्या चीज़ें, मतलब कंस्ट्रेंट इज लाइक रूल। तो तीन रूल हमारे सिस्टम के अंदर होने चाहिए तभी हम उनको सिस्टम बोल सकते हैं। तो थ्री बेसिक कंस्ट्रेंट्स हैं। पहला, सिस्टम के अंदर कुछ स्ट्रक्चर और बिहेवियर होना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब कुछ डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, जैसे कॉलेज है तो कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। और बिहेवियर होना चाहिए, मतलब वो किसी चीज़ के लिए काम कर रहा है, उसका एक ऑब्जेक्टिव आपके पास डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने कॉलेज बना के छोड़ दिया, एडमिशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कॉलेज चल रहा है या नहीं चल रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, तो वो सिस्टम नहीं कहलाएगा। सिस्टम में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर काम कैसे होगा उसका एक प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए, कैसे गोल्स को अचीव करना है, कैसे काम करना है। देन हमारे पास आता है इंटरकनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंस। जो भी कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे और एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, लाइब्रेरी का कोई भी काम होगा, बच्चे टीचिंग ब्लॉक से जाएंगे, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स लेंगे, और वो उसकी फी जो भी फीस वीस होगी जो आप पे करोगे वो अकाउंट डिपार्टमेंट में करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, जो भी कंपोनेंट्स है वो इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कोई भी एक कंपोनेंट दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता। तीसरा, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए बाकी सारे ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, जैसे मैंने कॉलेज का एग्जांपल लिया, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब अगर आप कोई भी बिजनेस चलाते हो तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको ये होता है कि आपको प्रॉफिट गेन करना है। तो वो इट्स फॉर एग्जाम्पल, मतलब सबका अपना अपना कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे एनजीओज वगैरह होते हैं, उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि उनको प्रॉफिट गेन करना है, उनका अलग ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई उनको अवेयरनेस फैलानी है, जो भी है। तो जो भी आपका मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए बाकी सारे ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में। और जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको सेकेंडरी रखने हैं, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। जो मेन आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको, आपके ऑब्जेक्टिव को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक था करेक्टरिस्टिक्स था, जैसे फर्स्ट टॉपिक जो मेरा था जिसमें हमारा था कि सिस्टम और उसके करेक्टरिस्टिक्स। तो सिस्टम में जो हमने पढ़ा है वो आपका थोड़ा सा कॉन्स्टेंट्स थे, तीन बेसिक कॉन्स्टेंट और डेफिनेशन थी। अब बात आती है करेक्टरिस्टिक्स की। चार पांच करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बिना हमारा सिस्टम जो है वो कंप्लीट नहीं होता। पहला करेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर होना चाहिए। और आपके स्ट्रक्चर लाइक अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करोगे, जैसे अभी बताया था कंस्ट्रेंट्स के अंदर वही चीज़ें हैं। इंटरेक्शन होगा, ऑलमोस्ट वही है, बस इसको थोड़ा सा अलग अलग पार्ट में डिफाइन कर दिया। जो भी सारे कंपोनेंट है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ ऑपरेट करेंगे। जैसे इसने एक एग्जांपल दिया होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो आपके
बाकी डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर पर्सोनल डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। या फिर दूसरा एग्जांपल हम अपने कॉलेज का लें, तो तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है लाइक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और मेरा जो है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, तो हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर तुम्हें कोई कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर हमारे, क्योंकि हमारे कंप्यूटर साइंस में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक इकोनॉमिक्स हो गया जो मैनेजमेंट वाले टीचर पढ़ाते हैं, तो वो हमारे साथ फिर कोऑपरेट करेंगे। तो ऐसे इंट्रैक्शंस होते हैं, ऐसे ही वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। किसी का भी ऐसा नहीं होता कि आपने अगर जैसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो कहेगा कि मैं अकेला ही काम करूंगा, मुझे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। ठीक है, एक सब सिस्टम का आउटपुट जो है वो दूसरे सब सिस्टम के लिए इनपुट भी हो सकता है। लाइक अगर जैसे मैं कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी हूँ, तो मैंने कंप्यूटर साइंस ने एज अ आउटपुट मुझे आपको दे दिया और आपने एज ए इनपुट जो है वो मुझे लिया है। तो ऐसा ही है कि कोई किसी का भी आउटपुट किसी भी सिस्टम के लिए इनपुट की तरह यूज हो सकता है। इंटीग्रेशन, सारे सिस्टम जो है वो एक साथ कनेक्टेड होंगे, इंटीग्रेटेड होंगे, मतलब सब एक साथ मिलके काम करेंगे, तभी ये एक यूनिक फंक्शन बनता है, यूनिक सिस्टम बनता है। एंड लास्ट हमें हमारा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स थे ना उन्हीं को थोड़ा सा एलिब्रेट किया हुआ है। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स जैसे जो भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सिर्फ इसी पे आपको काम करना है। अगर आपको प्रॉफिट गेन करना है तो फिर आपको प्रॉफिट ही गेन करना है, उसके अलावा आपको कोई ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं देना। मतलब एक ही ऑब्जेक्टिव होगा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा। तो जो भी है, जरूरी नहीं है एक ही हो, मतलब जो भी आप ऑब्जेक्टिव करो वो आपके सेंट्रल हो और वही उन पे ही आपको मेनली फोकस करना है और किसी ऑब्जेक्टिव पे आपको काम नहीं करना है। तो बस यही था आज का टॉपिक। ठीक है, सिर्फ 20, अगर मैं बात करूँ ना 25 हुए हैं, 25 भी कम्प्लीटली नहीं हुए हैं, 923 हुए हैं, जिसमें से स्टार्टिंग में 5-6 मिनट मैंने तुम्हें लेट द स्टार्ट कराई थी क्लास, उसमें से मैंने तुम्हें 5-10 मिनट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया है। तो जनरली मैं सिर्फ 10-15 मिनट ही पढ़ाती हूँ, तो अगर आप उस 10-15 मिनट में भी ध्यान से सुन लो ना तो भला हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, लास्ट के 2 मिनट सिर्फ रिवीजन के लिए हैं, जिसने पूरे 10-20 मिनट नहीं सुना है और लास्ट के 2 मिनट भी सुन लेगा तो समझ लेगा आज हमने क्या पढ़ा है। उसके बाद हम वो क्वेश्चन आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में ही मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी इसी से रिलेटेड जो आज मैंने पढ़ाया है, तो आप रिप्लाई करना। ठीक है, सिस्टम क्या होता है, ग्रीक वर्ड सिस्टमा से बना है। इसमें जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, दो टर्म्स याद कर लेना बस, कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स। सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन करके हमें काम करना है एक ऑब्जेक्टिव के लिए, एक स्पेसिफिक गोल या ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो मेरा सिस्टम होता है। और टेक्निकल टर्म में करना है तो इट इज़ अ ऑर्डरली ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। कंस्ट्रेंट्स की बात करें, 3 बेसिक कंस्ट्रेंट्स या 3 बेसिक रूल्स होते हैं। स्ट्रक्चर होगा, बिहेवियर होगा उसके अंदर, जो भी कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होंगे। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी एज कंपेरिजन टू अदर ऑब्जेक्टिव्स। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर इन्हीं के साथ मैं कंपेयर करूं, तो इंटरकनेक्शन और इंटरडिपेंडेंट, ये तो है ही, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंट, और एक हमारे पास था इंटीग्रेशन। ठीक है, एक साथ मिलके काम करना है, एक दूसरे पे डिपेंड रहना है, ऐसा नहीं है कि अपना अपना काम करते रहो, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन तो होनी ही चाहिए, उसके बिना तो आप काम ही नहीं कर सकते। तो एक सिस्टम होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके अंदर आपके स्ट्रक्चर और बिहेवियर होगा, और लास्ट आपका होता है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेंट्रल रखो और उन्हीं पे आपको मेनली फोकस करना है, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। किसी को कोई डाउट है? नहीं? क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर लेते हैं फिर। तो मेरा तो पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक ही होता है कि क्या पढ़ा है आज हमने, क्या टॉपिक पढ़ा है आज हमने। रिप्लाई करो। गुड बुलबुल, कोमल, प्राची, गुड। गुड हिमानी, सिस्टम एंड इट्स करेक्टरिस्टिक, गुड मुस्कान। 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है,
क्या होता है सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम? सबसे पहले तो कहाँ से आया है ये वर्ड? गुड प्राची, गुड कोमल, गुड पुनीत, मुस्कान, बुलबुल, वेरी गुड। ग्रीक वर्ड सिस्टमा, गुड हिमानी। ग्रीक वर्ड सिस्टमा से आया है। क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर? क्या सेट ऑफ क्या होता है, किससे कंबाइन करके हम इसको बनाते हैं? गुड, गुड हिमानी, गुड मुस्कान, गुड, वेरी गुड। कोमल, प्राची, पुनीत, वेरी गुड। सेट ऑफ कंपोनेंट्स होता है टू अचीव, क्या अचीव? गुड प्राची, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड कोमल। ठीक है, कितने कंस्ट्रेंट्स होते हैं? कितने कंस्ट्रेंट्स होते हैं? हिमानी बेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रेंट्स। 3 कंस्ट्रेंट्स थे। हाँ, गुड प्राची। ठीक है, नाम बताओ। हाँ प्राची, गुड। स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। सेकंड, गुड कोमल। इंटरकनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंस एंड द ऑब्जेक्टिव की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी कौन से ऑब्जेक्टिव की? ऑर्गेनाइजेशन वाले की। गुड कोमल। ऑर्गेनाइजेशन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, मतलब जो अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। हाँ, अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की। 5 करेक्टरिस्टिक्स है, पांचों के नाम बता दो। इससे रिलेटेड है, कंस्टेंट से रिलेटेड ही है, बस फिर खत्म करते हैं। पांचों के नाम बताओ। गुड हिमानी, गुड कोमल, गुड बुलबुल, गुड प्राची, गुड, वेरी गुड। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज इंटरकनेक्शन, थर्ड इज इंटरडिपेंडेंस, फोर्थ इज गुड कोमल, गुड पुनीत। एक रह गया पुनीत, 1 2 3 4 5, नहीं ठीक है। हाँ, इंटीग्रेशन एंड लास्ट वन इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आज आज का जोश है या डेली ऐसे करने वाले हो? सब्जेक्ट कैसा लगा, अच्छा ये बताओ। कर लोगे? इजी है या मुश्किल है? मैम अभी तो इजी ही लग रहा है। इजी है बेटा, आगे भी ऐसा ही है, टेंशन ना लो। बस तुम सुनोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो ठीक है, अटेंडेंस ले लेते हैं। आदित्य, यस मैम। बेटा रिप्लाई भी करना होता है। ओके मैम, सॉरी मैम। मैं अटेंडेंस लगाना बंद कर दूंगी, फिर करोगे रिप्लाई। मैं नहीं चाहती तुम्हारे नंबर कम लगे अब लास्ट सेमेस्टर में आके, मैं तो पहले भी नहीं चाहती थी कभी। पुनीत, प्रेजेंट मैम। हिमानी, प्रेजेंट मैम। कोमल, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, इन मैम। नैना। प्रेजेंट मैम। नैना रिप्लाई। प्रेजेंट मैम। अरे मैं कह रही हूँ मैसेजेस का रिप्लाई भी करा करो बेटा, क्वेश्चंस का। ओके सॉरी मैम। प्राची, प्रेजेंट मैम। प्रीतम, पुनीत, प्रेजेंट मैम। राहुल। प्रेजेंट मैम। और कोई रह गया जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी है? लग गई सबकी अटेंडेंस? चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके, बाय। ओके मैम।